हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एससी वर्मा के प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीरीज में चैप्टर 30 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। गॉस लॉ चैप्टर है और इस पूरे चैप्टर में 24 क्वेश्चन है। हमने अपने लास्ट चैप्टर 29 में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। 1 से 75 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, पूरे डिटेल में प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और कॉन्सेप्ट को भी समझे थे। तो आज के वीडियो में हम इसी प्रकार गॉस लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और डिटेल में कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। यदि हम प्रॉब्लम्स को अच्छे ढंग से सॉल्व करते हैं तो कॉन्सेप्ट को सही से अप्लाई करने भी सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वन जो है इसमें दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है, ई वेक्टर बराबर दे रखा है 3/5 ई नॉट आई कैप। जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है उसको लिख लेते हैं 4/5 ई नॉट जे कैप। ठीक है, अच्छा ई नॉट का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ई नॉट का वैल्यू दे रखा है और वो है 2 × 10⁻³ +3 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, गॉस लॉ का प्रॉब्लम सॉल्व करें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ ए एरिया। अच्छा एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर सरफेस का, कितना दे रखा है 0.2 मीटर्स। अच्छा 0.2 मीटर्स दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन, पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला निकालने के लिए, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस। कहने का मतलब है कि हमको फ्लक्स निकालने का जो कॉन्सेप्ट हम सीखे हैं, फाई बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ, यदि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो सरफेस इस तरह से चेंज हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर और डी ए। यदि सब कुछ यूनिफॉर्म है तो सिंपली, यदि कोई दिक्कत नहीं तब तो ई वेक्टर डॉट ई ए भी कर सकते हैं या ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्लक्स निकालने का ये हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन में फ्लक्स निकालना है, सबसे बड़ा ये डी ए वेक्टर जो होता है वो नॉर्मल वेक्टर के लिए होता है जो भी एरिया है, और ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वेक्टर फॉर्म है वो। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जैसे कोई मान लिया जाए हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ये क्या है एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, और ये हमारे पास एक एरिया है जो एक्स वाई प्लेन में है। तो इसका आपको सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर बताना पड़ेगा। तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर जेड प्लेन में होगा। ठीक है, जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है। तो वो हमारा किस डायरेक्शन में होगा, जेड में होगा। या तुम प्लस के कैप बोल सकते हैं या माइनस के कैप बोल सकते हैं, अभी के लिए हमको कुछ डायरेक्शन ज़्यादा पता नहीं है। तो ये जो हमारा एरिया वेक्टर है सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा। वो क्या है, यदि एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया वेक्टर किस प्लेन में हो जाएगा, जेड एक्सिस के एलोंग हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो है वाई जेड प्लेन में दे रखा है, वाई जेड प्लेन में हमारे पास एरिया है। तो इसका सबसे पहले हमको क्या बताना होगा, एरिया वेक्टर जो डी ए वेक्टर है उसी के अलोंग एरिया वेक्टर होगा। तो इस क्वेश्चन में वाई जेड प्लेन के अलोंग है, तो हम पहले देख चुके हैं एक्स वाई प्लेन में हमारा यदि एरिया आता है तो नॉर्मल जो वेक्टर होता है वो किस प्लेन में चला जाता है, जो ये प्लेन होता है जो नॉर्मल होता है वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर वाले एक्सिस पे नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। इसी तरह यहाँ पे वाई जेड प्लेन है तो नॉर्मल वेक्टर का जो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के एलोंग हो जाएगा। तो इस तरह मैं बोल सकता हूँ कि एरिया कितना हो जाएगा, इस तरह से एरिया कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, एरिया के लिए मैं ए लिखता हूँ, वो हो जाएगा 0.2 आई कैप। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एलोंग है। सबसे बड़ा बात यही है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि यदि फ्लक्स निकालने हैं तो एरिया वेक्टर बताना पड़ेगा। एरिया वेक्टर जो होता है नॉर्मल वेक्टर के एलोंग होता है, और नॉर्मल वेक्टर क्या है, जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर वाले एक्सिस के एलोंग हमारा नॉर्मल वेक्टर होता है। तो इस तरह से वाई जेड प्लेन में है तो हमारा नॉर्मल क्या होगा, एक्स एक्सिस के एलोंग हो जाएगा, जो मैंने लिख दिया 0.2 आई कैप। अब सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन का कोई जरूरत नहीं है, सिंपली सब यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो हमारा क्या है एरिया वेक्टर है। तो फ्लक्स हम लिख सकते हैं, तो फ्लक्स बराबर लिखते हैं पूरा 3/5, अच्छा ई नॉट ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एरिया वेक्टर लिखते हैं। तो एरिया वेक्टर कितना है 0.2 आई कैप। अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप है, उसका डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट आसान है, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा और आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इस तरह इन दोनों का ही केवल डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना 6/5
ई नॉट, और आई का जे के साथ कितना हो जाएगा 0, तो उसका कोई मतलब नहीं है, 6/5 है। अच्छा ई नॉट का वैल्यू तुमको पता है कितना है, 2 × 10 की पावर 3 है, तो 2 × 10 की पावर 3 है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या कर लेते हैं, 6 दूनी 12 और ये 12/5 × 10 की पावर 3, ठीक है न्यूटन। तो इसको डिवाइड करेंगे 12/5 कितना होता है 2.4 होगा, ये 2.4 × 10 की पावर 3। अच्छा फ्लक्स का जो डायमेंशन जो यूनिट क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 2.4 × 10 की पावर 3, ठीक है। ये हमारा फ्लक्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि फ्लक्स का कितना वैल्यू आता है हमको बताना है, तो आ जाएगा 2.4 × 10 की पावर 3। और ये बात समझना पड़ेगा कि फ्लक्स जो है एक तरह से स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये दो वेक्टर का क्या है डॉट प्रोडक्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था और ये इसका आंसर। एक बार आंसर मिला लेते हैं, क्या ये आंसर है, तो आंसर है 240 × न्यूटन मीटर पर कूलम है, तो 240 है, इसका मतलब है कुछ तो, अच्छा 0.2 है ना, हाँ यहाँ 0.2 है, ये वैल्यू 0.2, तो हमने 2 लिख दिया था, तो ये छोटा सा मिस्टेक हो गया था, ये 0.2 है, तो यहाँ पर भी 0.2 लिखना होगा, और ये 0.2 है हट जाएगा, तो ऐसे नीचे 10 आ जाएगा। तो एक 10 से 10 की पावर 3 करेगा तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगा, फिर ये 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फ्लक्स बराबर हो जाएगा 240, और क्या हो जाएगा न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर लिख देता हूँ, और कूलम नीचे है तो इसको कूलम नीचे लिख देते हैं। इस तरह से फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा 240, फ्लक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चूंकि कूलम नीचे था तो इसको लिख देते। फ्लक्स का गया, हमने मिस्टेक क्या किया था, 2 लिख दिया था, जबकि एरिया कितना है 0.2 आई कैप है, तो 0.2 लिख दिए, 0.6 हो जाएगा यहाँ पे 0.2। अच्छा यहाँ पे 0.2 भी मल्टीप्लाई लिख देना पड़ेगा ना, 0.2 + 0, ठीक है 0.2। तो इस तरह से 0.2 हटाने के लिए 2/10 इस तरह से सॉल्व कर दिए, तो 240 ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। हमारे पास एक L लेंथ का रॉड है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब है कि पूरे रॉड के पर इक्वली क्यू चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे इस रॉड पे लॉन्ग। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। यदि मैं इसका लेंथ क्या मान लेता हूँ, L मान लेता हूँ, तो इस पर कितना, इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा Q/L, ठीक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ये सब कुछ दे रखा है इसमें। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, जिसका साइड का लेंथ कितना है L है। मतलब ये तो हमारा रॉड का लेंथ कितना L है, और इस क्यूब के साइड का लेंथ, मतलब एक क्यूब का जो साइड का ये लेंथ कितना L है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि इस रॉड को क्या करते हैं, क्यूब के सेंटर पे इसका एक एंड पॉइंट रख देते हैं, ठीक है, इसके सेंटर पे एक एंड पॉइंट रख देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं कुछ इस तरह से रख सकता हूँ, एक ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इस रॉड का एक एंड पॉइंट क्या है वो सेंटर पे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द एंटायर सरफेस ऑफ द क्यूब। पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो हमको सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला समझना पड़ेगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, या फिर एक और तरीका है QEn/ε0। QEn का मतलब है जो भी गॉसियन सरफेस बन रहा है उसके अंदर इनसाइड में कितना चार्ज होता है, QEn/ε0। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमसे पूछा जा रहा है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो मैंने क्या किया कि इसके सेंटर पे कुछ इस तरह से रॉड को रख दिया कि रॉड का एक एंड पॉइंट सेंटर पे है। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसे बन रहा है, तो ये पूरे एक सेंटर से उस रॉड के सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो वो आधा पे आता है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा L/2 हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी पता है कि इस क्यूब का साइड लेंथ कितना L है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2 हो जाएगा। क्योंकि सेंटर से साइड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2 हो जाएगा, ठीक है, इजीली समझ सकते हैं। तो क्यूब के अंदर कितना चार्ज हुआ, क्यूब के अंदर कितना चार्ज हुआ तो वो पता करते हैं कैसे, तो QEn मतलब इनसाइड चार्ज लिखते हैं, तो Q इनसाइड लिखते हैं लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब
कितना इस पार्ट का डेंसिटी है और इस पार्ट का लेंथ कितना है, तो इस पार्ट में जितना चार्ज हो पता चल सकता है, तो लेमडा हो गया। लेंथ कितना अंदर है, L/2 है, तो L/2 लिख दिए। अच्छा लेमडा का वैल्यू कितना है, अच्छा L तो स्मॉल ले रहे हैं तो L/2 ही लेना होगा ना, ये भी लेंथ स्मॉल l के ही बराबर है। क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन पहले से दे रखा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, Q/L है, और ये हो जाएगा L/2, तो L से L कट जाएगा तो ये हो जाएगा Q/2। तो इस तरह से यदि मैं रखता हूँ ये जो रॉड है उसको इस तरह से रखता हूँ तो अंदर कितना चार्ज हुआ है, Q/2। हमको बताना है मिनिमम कितना फ्लक्स होगा, तो मिनिमम कितना फ्लक्स होगा, तो रॉड को रखने का एक ओरिएंटेशन तो पता चल गया कि मैं क्या करूँ, सीधा इसे इस फॉर्म में हॉरिजॉन्टली रख दूँ, ठीक है। एक पोजीशन और बैठता है जो सबसे ज़्यादा सर्टनली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो क्या है पोजीशन, वो समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ इस बार कि जो रॉड है और वो सेंटर पे हमको रखना है तो सेंटर पे रख दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सेंटर से क्रॉस होने वाला डायगोनल, सेंटर से क्रॉस होने वाला डायगोनल के एलोंग रख देता हूँ रॉड को, मैं सेंटर से क्रॉस होने वाले डायगोनल के एलोंग रख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ कि रॉड का जो एंड पॉइंट है मैं क्या कर रहा हूँ कि सेंटर पे रख रहा हूँ और डायगोनल के एलोंग वाले एक्सिस के, ठीक है, एलोंग रख रहा हूँ। तो सेंटर पे एक एंड पॉइंट होना चाहिए और डायगोनल के एलोंग रख रहा हूँ इस रॉड को। एक तो सीधा हॉरिजॉन्टली रख दिया था, अब डायगोनल के एलोंग रख रहा हूँ। तो इस केस में इनसाइड में कितना चार्ज आ जाएगा, इनसाइड चार्ज कितना हो जाएगा, तो ये हमको बताना पड़ेगा। तो ये बात को समझो कि रॉड का हाफ ही जो है एक तरह से डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो रॉड है सेंटर से लेकर के एक एंड से ये दूसरे एंड मिल जाएगा तब वो कंप्लीट डायगोनल बन जाएगा। लेकिन ये सेंटर से क्या करे, एक ही एंड पॉइंट को जो है मतलब हाफ डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमको ये पता है कि क्यूब के लिए डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √3l, मतलब √3 इंटू साइड कितना है, l है क्यूब क्या। और ये पूरा क्या पूरा है क्या, डायगोनल नहीं, ये पूरा डायगोनल नहीं है, ये क्या है सेंटर से एक ही पॉइंट को जोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये आधा है, तो इसको मैं क्या करूँगा हाफ से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हाफ लेंथ मिल गया। अब हाफ लेंथ मिलेगा, इस पर कितना चार्ज है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो L/2, और डेंसिटी का वैल्यू कितना है Q/L सॉरी, तो L से L कट गया तो ये हो जाएगा √3 Q/2। तो हमारे पास एक तो पॉसिबिलिटी है कि मैं हॉरिजॉन्टल रखूँ और दूसरा पॉसिबिलिटी कि उसके डायगोनल के एलोंग रख दूँ जो सेंटर से क्रॉस कर रहा है। तो इस तरह से ये एक चार्ज बन रहा है Qn और ये भी Qn है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में क्या, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स ऑफ द एंटायर फील्ड थ्रू द एंटायर पॉसिबल ऑफ द एंटायर सरफेस ऑफ द क्यूब, मतलब पूरे सरफेस ऑफ द क्यूब से कितना फ्लक्स पास कर रहा है जो कम से कम हो। तो कम से कम ये वाला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि कम से कम जितना चार्ज कितना रख सकता है क्यूब अपने अंदर, तो Q/2 मतलब L/2 लेंथ अंदर रह जाता है। यदि √3 L/2 लेंथ यदि क्यूब के अंदर आ जाता है तो चार्ज कितना रखता है, √3 Q/2 रखता है। तो ये मैक्सिमम हो सकता है और ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम चार्ज कितना रख रहा है, क्यूब अपने अंदर इतना रख रहा है, मैक्सिमम कितना रख सकता है, इसके छोड़कर जितना ओरिएंटेशन होगा ये मिनिमम मैक्सिमम के बीच ही आएगा हमेशा। तो ये बात समझो कि ये मिनिमम रख सकता है चार्ज अपने अंदर क्यूब, और ये मैक्सिमम रख सकता है, और भी ओरिएंटेशन जो होगा इन दोनों के बीच आएगा। तो हमको ये पता चलेगा ये मिनिमम वैल्यू हो सकता है और ये क्या हो सकता है, मैक्सिमम। अच्छा √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू जो होता है हमारे पास वो होता है 1.732 डिवाइडेड बाई 2। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको 1.732 को डिवाइड कर दूँ तो 1.732 को डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 1 और नहीं ऐसे 8 दूनी 16 की 6, फिर ये 13 हो जाएगा 0.6, 0.8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.866, ठीक है, ठीक है। और ये आ जाएगा Q तो रहेगा ही, तो Q तो है ही, तो ये हो जाएगा 0.866 कूलाम। तो यहाँ पे कितना वैल्यू मिनिमम 0.5 Q है और यहाँ वैल्यू कितना है 0.866 मैक्सिमम है। अच्छा फ्लक्स निकालने के लिए तुमको पता है फॉर्मूला Q/ε0 है, तो Q मिनिमम है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, Q/ε0 है और Q का वैल्यू कितना है, Q/2 है, तो इसको Q/2ε0 ये वैल्यू कितना हो जाएगा फ्लक्स का, मिनिमम। इसी यदि केस में फ्लक्स मैक्सिमम पूछता तो क्या बन जाता, तो मैं Q की जगह क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट, तो 0.866 Q, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ε0। यहाँ पे वैल्यू कितना बनता है
0.5 क्यू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये फ्लक्स का मिनिमम वैल्यू हो गया, ये फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू हो गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि मिनिमम फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा। मैक्सिमम पूछता तो आंसर ये आता। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में दिक्कत हो तो क्या करो, वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन देख सकते हो, और यदि कॉन्सेप्ट को फिर समझना है तो रिवर्स आके चेक कर सकते हो। एक अच्छा क्वेश्चन 2 कंप्लीट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरह से हमारे पास क्यूब है जो एक तरह से गाउसियन सरफेस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, गाउसियन सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्यूब क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, ई। फ्लक्स के बारे में क्या पता है, फ्लक्स के बारे में बताया है कि फ्लक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इस क्यूब में, ये हमारा क्यूब जो एक तरह से गाउसियन सरफेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह का क्यूबिकल फॉर्म में गाउसियन सरफेस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे आ रहा है। एक्चुअल में ये समझो कि फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स होता है कि जो हमारा एरिया वेक्टर है उसे कितना सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है एरिया का, ये वाला जो पार्ट है हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वाला एरिया से क्रॉस करा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पार्ट पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इस एरिया वाले पार्ट को देखा जाए, समझा जाए तो क्या हो रहा होगा, यहाँ से ऐसा लग रहा होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले पार्ट पे ऐसा लग रहा है कि इस पार्ट पे जो एरिया हमारा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रहा है, जो आगे का पार्ट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या लग रहा है, बाहर निकल रहा है। तो कुल मिला के जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे है। पहले वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स एक तरह से होता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग द जो गाउसियन एरिया है, कि उस गाउसियन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस हो रहा है, वही हमारा क्या होता है, फ्लक्स हो रहा है। तो यहाँ से देखा जाए तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फाई आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उतना ही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फाई इन। तो ये फाई इन और फाई आउट क्या एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, फाई आउट माइनस इक्वल टू फाई इन क्या एक दूसरे बराबर है। तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, फाई आउट, फ्लक्स फाई आउट माइनस फाई इन, तो दोनों बराबर है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट जीरो। नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। अच्छा, फ्लक्स बराबर एक फॉर्मूला हम ये भी पढ़े हैं, फ्लक्स बराबर फॉर्मूला पढ़े क्या, क्यू इन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स नेट एक तरह से फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाई आउट मतलब कितना फ्लक्स पास कर रहा है, फाई इन मतलब कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, ये एग्जिट है ये एंटर है। तो फाई क्या है, जीरो है। फाई कब जीरो होगा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसका मतलब क्यू इन को जीरो होना पड़ेगा। तो ये जीरो तभी पॉसिबल है जब क्यू इन जो हो जाए जीरो हो जाए। और क्यू इन होता क्या है, तो किसी भी गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसी को क्यू इन रिप्रेजेंट करा है। तो फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब क्यू इन चार्ज जीरो है। इसका मतलब इस जो गाउसियन सरफेस है जो क्यूबिकल फॉर्म टाइप का, वो क्या कर रहा है हमारे लिए, उसके अंदर कोई नेट चार्ज नहीं है। इस तरह से कहने का मतलब है क्यू इन जीरो का मतलब नेट चार्ज जीरो है। मतलब क्यू इन एक तरह से जो जितने भी चार्ज है उसका अलजेब्रिक सम होता है। कहने का मतलब यदि 5 कूलम है तो अंदर 5 कूलम है तो -5 कूलम भी होगा, उधर 3 कूलम है तो -3 कूलम होगा, तो दो चार्जेस है, लेकिन नेट क्यू इन कितना है, जीरो है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ये एक तरह से हमको बताना था कि कैसे चार्ज जीरो होगा एक रीजन में, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब फ्लक्स होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि कितना फ्लक्स आ रहा है कितना फ्लक्स जा रहा है। फाई इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब क्यू इन को भी जीरो होना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। एक तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिया जाता है, ई वेक्टर बराबर है कितना, ई नॉट, एक तरह से कांस्टेंट होगा, एक्स वेरिएबल है। ठीक है, और ये एल है, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, आई कैप में है। और जो हमारा एक तरह से क्यूबिकल वॉल्यूम है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के थ्रू बाउंडेड है। इसका मतलब है कि जो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है उससे हमको सोचना है कि किस तरह से क्यूब
मतलब रखा हुआ है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे। तो जो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट उसको देख कर समझ में आता है कि एक्स इक्वल टू 0 ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, एक्स इक्वल टू ए वाला पॉइंट है, ये वाई इक्वल टू ए वाला पॉइंट है, और ये जेड इक्वल टू ए वाला पॉइंट है। तो इस तरह समझ में आता है कि कुछ इस तरह का क्यूब है, और क्यूब का एक कॉर्नर क्या है, क्यूब का एक कॉर्नर जो है हमारे पास ओरिजिन पे है। ठीक है, क्यूब का एक कॉर्नर किस पर है, ओरिजिन पे है। जो भी कंडीशन दे रखा था उसी कंडीशन के थ्रू हम डिजाइन किए। एक्स इक्वल टू ए पर एक के थ्रू बॉन्डेड है, वाई इक्वल टू ए के लिए बॉन्डेड है, और जेड इक्वल टू ए के लिए बॉन्डेड है। तो इस तरह से जो भी कंडीशन था हमने क्या किया, उसके थ्रू एक तरह से रफ डायग्राम बना लिया, तैयार कर लिया। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू ए। तो इसका मतलब है एक कॉर्नर क्यूब का क्या है, मतलब ओरिजिन पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द क्या है क्वेश्चन में, अच्छा एक चीज़ और दे रखा है, ई नोट का वैल्यू दे रखा है। ई नोट का कितना वैल्यू है, ई नोट का वैल्यू है हमारे पास 5 × 10 की पावर 3 है। ठीक है, 5 × 10 की पावर 3 है। उसके बाद L बराबर 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, A बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त। अच्छा ठीक है, एंड फाइंड द चार्ज कंटेंट इनसाइड द क्यूबिकल वॉल्यूम। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो क्यूबिकल वॉल्यूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा आई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, और उसके थ्रू फ्लक्स पास करेगा। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि इस क्यूबिकल के अंदर कितना चार्ज कंटेन किया गया है। ठीक है, तो चार्ज कंटेन किया गया है, फ्लक्स का क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये समझो। अच्छा, एक चीज़ को बताओ कि यहाँ पे क्या है कि एक्स वेरिएबल है, एल कांस्टेंट है। ठीक है, एक्स वेरिएबल है, एल कांस्टेंट है। तो एक्स इक्वल टू 0 का मतलब ओरिजिन वाला पॉइंट, ओरिजिन वाला पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 दे देंगे। लेकिन एक्स इक्वल टू ए के लिए कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए के लिए, एक्स इक्वल टू ए का मतलब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे क्या कितना करेंगे, एक्स इक्वल टू ए डालेंगे, ए कितना 1 सेंटीमीटर, एल कितना 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ई बराबर हो जाएगा E0/2। कहने का मतलब है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। कहने का मतलब है कि चेंज हो रहा है, मतलब ओरिजिन वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आगे कैसे, एक्स इक्वल टू 0 डाल देंगे क्योंकि एक्स वेरिएबल है। अच्छा, जब ए एक्स इक्वल टू ए लिखते हैं तो कितना आता है, एक्स इक्वल टू ए लिख दिया, और ए का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, एल का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E0/2। अच्छा, ये तो पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है लगातार, ओरिजिन पे 0 और यहाँ पे E0/2 है। अच्छा, एक बात और बताओ, फ्लक्स बराबर हम जो पढ़े फॉर्मूला वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। एरिया नॉर्मल वेक्टर होता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो इस तरह, इस बात पे निर्भर करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री ना हो, बाकी इसके छोटे जो भी एंगल है हमारे लिए फ्लक्स काम का होगा। तो देखो, फ्लक्स ई किस डायरेक्शन में, आई कैप के डायरेक्शन में, तो कम से कम एरिया वेक्टर को भी आई कैप या आई कैप के डायरेक्शन में ही होना पड़ेगा। ठीक है, यदि जे और के कैप के साथ डॉट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये देखो कि ऊपर वाला पार्ट वाई के लॉन्ग आएगा एरिया वेक्टर, तो 0 हो जाएगा। नीचे वाला पार्ट भी नीचे वाई के लॉन्ग आ जाएगा, एरिया वेक्टर 0 हो जाएगा। अच्छा, जेड के लॉन्ग आएगा एक पार्ट जो इसके इस तरह का फॉर्म में होगा, जो मतलब एक्स वाई इस प्लेन में आ गया तो जेड इसके परपेंडिकुलर, तो उसके कारण भी 0 हो जाएगा। जेड का एक और पार्ट बनेगा उस साइड एरिया का, तो भी 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2 ही पार्ट है, एक आगे का जो फ्रंट व्यू है वो आई कैप के लॉन्ग होगा और दूसरा पीछे की तरफ आई कैप के लॉन्ग होगा। तो मैं कह रहा हूँ इस ये जो पार्ट एरिया है इससे के थ्रू पास होने वाले फ्लक्स को मैं φ2 बोल रहा हूँ, इसके थ्रू पास होने वाले फ्लक्स को φ1 बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, फ्लक्स निकालने का यही तरीका, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। तो मैं φ1 बराबर क्या लिखूंगा, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ही हो गया। तो इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा ही, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, क्योंकि ई बराबर कितना है, 0 है, तो इसका मतलब φ1 बराबर भी 0। मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ही नहीं इस सरफेस के लिए। सरफेस 2 के लिए ध्यान देखते हैं, जो जिसका एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, आई कैप के लॉन्ग है, तो वो φ2 है हमारा। φ1 तो 0 हो गया, समझ में आया कैसे, क्योंकि ओरिजिन वाले पार्ट पे जो हमारे पास एरिया वेक्टर बन रहा है, जो एक्स एक्सिस के ए लॉन्ग है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, एक्स इक्वल टू 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अच्छा, अब इस वाले पार्ट पर बात करें एक्स इक्वल टू ए के लिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये समझो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E0/2 है, और एरिया वेक्टर भी आई कैप के लॉन्ग है, तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो कहने मतलब ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर जो भी है हमारा पास, तो वो क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, आई कैप के लॉन्ग, तो डायरेक्ट कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा, सेम डायरेक्शन है। तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ ई ए, और ई ए की जगह मैं लिख सकता हूँ E0/2। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू कितना E0/2 है। अच्छा एरिया जो भी है मैं उसका एरिया लिख देता हूँ, ए की जगह अब एरिया लिख देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन में हमारे पास एरिया दे रखा है क्या? क्वेश्चन में एरिया नहीं दिया है हमको, ये क्यूब है, हमको ये पता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है, तो इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस ए होगा, तो इसका मतलब ये सरफेस स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा। तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा? तो एरिया बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। चूँकि हमको पता है कि क्यूब का साइड का लेंथ कितना है, ए है, मतलब क्यूब के भुजा का लंबाई ए है, तो इस तरह एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर है क्यूब का। तो इस तरह से φ2 का वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो कितना लिखूंगा? तो φ2 का वैल्यू लिखूंगा, E0 का वैल्यू दे देता हूँ 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। अच्छा एरिया ए स्क्वायर है, ए क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसका स्क्वायर, क्योंकि सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ऐसा यूनिट रखना पड़ेगा, तो इस तरह 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, तो ये 10⁻⁻4 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। चलो ठीक है, यहाँ तक तो मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा 5 × इसका मतलब ये 5/2 और 10⁻⁻1 का मतलब 10⁻⁻1 का मतलब हो जाएगा कि 1/10, तो इस तरह से ये 5 दूनी हो जाएगा, कट जाएगा, तो φ2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4। φ2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। E0 का वैल्यू इतना ही था 5 × 10⁻³ और एरिया था हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से φ2 का वैल्यू कितना पता चल गया 1/4। तो पहले और दूसरे वाले सरफेस के कारण नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, φ बराबर हो जाएगा φ1 + φ2, ठीक है, φ1 + φ2, तो φ1 तो 0 ही है, φ2 है हमारे पास कुछ भी वैल्यू, और वो कितना है 1/4 आता है, 1/4 आता है, ठीक है। आई होप कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ हो। अच्छा फ्लक्स बराबर हम एक और फॉर्मूला पढ़े हैं कि फ्लक्स बराबर होता है Q∞/ε0। Q∞ का मतलब ये होता है कि जो गाउसियन सरफेस है उसके अंदर कितना सारा चार्ज स्टोर है। तो फाई पता है तो Q∞ का वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या लिखेंगे 1/4 Q∞, और यही तो हमारे पास काम का है आंसर। तो मैं क्या करता हूँ Q∞ का वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, Q∞ बराबर लिखता हूँ ε0/4। अच्छा ε0 का वैल्यू कितना 8.85 × 10⁻12 और ये इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो Q∞ ε0/4 इधर चला जाएगा, तो ε0/4 ε0 का वैल्यू पता है 8.85। तो जल्दी से मैं कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेशन देख लेता हूँ कितना आता है। तो यह आता है 2.21, यह आता है 2.21 × 10⁻12 कूलाम। इसका मतलब है Q∞ का वैल्यू आया कितना 2.21 × 10⁻12 कूलाम। आंसर मिला लेते क्वेश्चन 4 का, क्या ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4, 2.2 × 10⁻12 कूलाम, ठीक है, ये आंसर है। इसका मतलब है ये जो गाउसियन सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर है Q∞, तो 2.21 × 10⁻12 कूलाम। के क्या थे कि पहले जो एरिया इसके कारण देगा फ्लक्स तो 0 है, उसके बाद ये वाला एरिया हमारे काम का है जो सरफेस 2 है जिसको मैं φ2 बोल दिया हूँ फ्लक्स के कारण, ऊपर और नीचे और अदरवाइज जितना भी 6 सरफेस उसके कारण हमेशा 0 होगा क्योंकि वो y या z के लॉन्ग है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड I के साथ है तो हमको डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे नॉन जीरो कभी आए तभी आएगा जब I ही हो डॉट प्रोडक्ट में, j और k हो जाएगा तो हमेशा 0 आ जाएगा। इस तरह टोटल फ्लक्स पता चल गया 1/4, टोटल फ्लक्स पता चल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं Q∞/ε0 कर सकते हैं, तो Q∞/ε0 कर दिए, चूंकि फ्लक्स पता है टोटल 1/4 है तो Q∞ बराबर ε0/4। इस तरह से फ्लक्स का वैल्यू चार्ज का वैल्यू आ जाएगा, जो इनसाइड चार्ज कितना है गाउस के अंदर, जो गाउसियन सरफेस है वो है 2.21 × 10⁻12 कूलाम। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कहीं भी दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन देख सकते हो इस पार्ट के लिए, और कौन सा स्टेप कैसे आया है तो उसके लिए क्या करना होगा, वीडियो को पीछे जाकर देखना होगा कि कैसे कौन सा स्टेप आया है। तो हम लोग डिटेल में क्वेश्चन को सॉल्व किए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, क्यूब है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी उससे भी ज़्यादा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्यूब है और क्यूब के सेंटर पे एक क्यू चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके 5 कर रहे हैं 6 क्यों कर दे, 5 है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चार्ज की प्लेट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है, सेंटर पे क्यू चार्ज है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द 6 सरफेस ऑफ द क्यूब। मतलब देखो ये क्यू चार्ज है,
एक तरह से पॉइंट चार्ज है और इसके कारण क्या होगा, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। पॉइंट चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है एक तरह से स्फेरिकल फॉर्म में होता है और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे क्यूब के सरफेस से पास हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, निकालने का फॉर्मूला, फ्लक्स जो होता है FLE फ्लक्स जो लिखते हैं वो लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds या फिर QEn/ε0। हमारे पास जो ये क्यूब है एक तरह से गाउसियन सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये पूरा क्यूब जो बना है एक तरह से गाउसियन सरफेस है और उस गाउसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, Qin, तो Q के बराबर है। तो Qin का मतलब नेट चार्ज इनसाइड कितना है, वो कितना है हमारे पास Qin, वो Q के बराबर। तो इस तरह से फ्लक्स कितना हो जाएगा, जो फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके जो एरिया है उससे पास करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितना हो जाएगा, जो जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं, वो हो जाएगा Q/ε0। ये Q/ε0 फाई बराबर का इसका मतलब है कि पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो Q/ε0। यदि एक सरफेस एरिया, जो एक एरिया है सरफेस, एक जो हमारा ये जो सरफेस एरिया है इससे कितना पास होगा, तो देखो क्यूब क्या होता है, एक तरह से सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक तरह से सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का एग्जाम्पल है जिसमें सब साइड क्या होता है, इक्वली 6 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये जो 6 एक एरिया होता है, सरफेस होता है, ये एक सरफेस होता है, ये एक ऊपर एक नीचे और बाकी 4 साइड में। तो ये पूरे से कितना आता है फ्लक्स, तो फाई बराबर Q/ε0। तो एक से कितना आएगा, तो इसको 1/6 से डिवाइड कर देंगे तो एक के कारण पता चल जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया पूरे एरिया के कारण कितना आएगा, तो Q/ε0 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब 6 सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है ये। तो चार्ज क्यूज प्लेस एट द डिस्टेंस a/2 above द सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर एंड सरफेस ऑफ एज A एज ऑन फिगर। फाइंड, अच्छा फिगर दे रखा है, ठीक है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्क्वायर सरफेस। तो हमारे पास एक स्क्वायर सरफेस, एक तरह से कुछ इस तरह का स्क्वायर सरफेस है, ठीक है। और ये सब स्क्वायर सरफेस है, तो इसका या मैं परफेक्टली स्क्वायर बना देता हूँ, सही रहेगा। डायग्राम कुछ अलग तरह से बना है, तो मैं क्या करता हूँ, परफेक्टली स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ इस तरह से, ठीक है। और इसका स्क्वायर सरफेस है तो सबका लेंथ तो पता है, साइड का कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, ठीक है। और ये सरफेस है इससे a/2 डिस्टेंस पर, मान लिया जाए ये पूरा A है तो इसे a/2 डिस्टेंस कुछ इस तरह का होगा। मैं इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करता हूँ, इसी में चूँकि हमारा 3 डायग्राम ड्रॉ करना है तो ये 2D प्लेन में तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हल्का सा इस तरह बढ़ा के यहाँ पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है। अच्छा, ये सेंटर से कितना डिस्टेंस पर, a/2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये जो स्क्वायर सरफेस है उससे a/2 डिस्टेंस है, मान लिया जाए a/2 डिस्टेंस यहाँ होता है और उस पर कितना चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q है। तो ये क्या करता हूँ मैं, a/2 है और ये जो सरफेस इसी की तरह एक और सरफेस बना देता हूँ A, इधर भी एक सरफेस A, और अब वो क्या होता है, क्यूब के अंदर बन जाता है। एक तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, क्यूब ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, एक तरह से मैं करना चाह रहा हूँ, क्यूब ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब क्यूब ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसका लेंथ साइड का कितना है, A है, साइड का लेंथ कितना है, A है। तब अब ये Q चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, अब यही Q चार्ज सेंटर पे आ जाएगा। ये स्क्वायर है और स्क्वायर से मैंने क्या कर दिया, ये क्या है, स्क्वायर है, SQUAR, ये स्क्वायर है ये, और इससे मैंने क्या कर दिया, एक क्यूब ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब कैसा हो गया क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ऐसा हो गया कि अब ये Q चार्ज, क्यूब जो है एक तरह से इमेजिनरी क्यूब है, उसके अंदर आ गया हमारे पास। जो हमारे पास जो चार्ज क्यूब है वो क्या हो गया, एक तरह से इस जो इमेजिनरी गाउसियन सरफेस का जो क्यूबिकल है उसके अंदर आ गया है, ठीक है। अभी के लिए तो दिख रहा था बाहर। तो क्या है कि ये जो सरफेस है, स्क्वायर सरफेस है, इसके a/2 डिस्टेंस पर क्या Q चार्ज है और हमसे पूछा जा रहा है कि इस Q चार्ज के कारण इसे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, इतना फ्लक्स पास हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, करूँगा कि ये बताने के लिए मैंने क्या कर दिया कि a/2 पे था, मैंने क्या कर दिया, ये मानो कि ये A है ही, एक और एक एरिया का इधर से जोड़ दो, एक और एरिया का स्क्वायर इधर से जोड़ दो, एक ऊपर से भी जोड़ दो, एक साइड से जोड़ दो, एक नीचे से जोड़ दो, तब एक तरह से वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, Q। अब ये चार्ज a/2 डिस्टेंस का था, अब मतलब वो सेंटर पे आ गया क्यूब के लिए, वो भी अभी भी a/2 ही है। हम चार्ज का पोजीशन चेंज नहीं किए, अब स्क्वायर था उसको बस गॉसियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्यूब बना दिए। अब क्यूब के लिए तो पता ही है कि अब क्यूब के अंदर क्या आ गया, Q चार्ज आ गया, और फ्लक्स निकालना है तो क्यूब के लिए क्या होता है, सिंपली QEn/ε0। तो अंदर कितना चार्ज है टोटल, तो Q चार्ज है,
कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, ये एप्सिलॉन नॉट, ये एक तरह से नेट आ गया फ्लक्स, नेट फ्लक्स आ गया, इस पूरे क्यूब के लिए आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमको तो एक पार्ट के लिए निकालना था, एक साइड के लिए निकालना था, और हमको पहले से पता है क्यूब के लिए सब एरिया जो सरफेस एरिया है वो एक तरह से क्या होता है, बराबर होता है। ये वाला एरिया ऊपर वाला एरिया बराबर, ये वाला साइड वाला जो एरिया है ये वाला क्या होगा, किसी भी एक एरिया के सर्फ साइड वाला जो एरिया है उसके बराबर होगा। तो इस तरह से टोटल 6 पार्ट बन जाता है। तो एक के लिए कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, फाई नेट बाई 6, चूंकि टोटल 6 सरफेस एरिया बन जाता है तो ये हो जाएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट बाई 1/6। तो इस तरह से जो है क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो एक जो स्क्वायर हमारे पास था उसको हमने क्या किया, इजीली मतलब क्यूबिकल गाउसियन इमेजिनरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दिए। अब पूरे क्यूब के लिए पता है फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, चूंकि क्यूब के लिए 6 एरिया मतलब जो सरफेस वाला पार्ट आ जाता है तो वो हो जाएगा क्यू नेट बाई 6। चूंकि टोटल इक्वली डिवाइड होता है तो इस तरह से टोटल 6 है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, और 1/6 तो इसे क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब जो एरिया स्क्वायर वाला है उससे a/2 डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट चार्ज क्यू हो तो उसे पास करने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस तरह ये कच्चा क्वेश्चन था, कंप्लीट होता है। अब 6 हो चुका है, अब 7 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास एक तरह से स्फेरिकल सरफेस रेडियस r का दे रखा है, ठीक है। एक स्फेरिकल सरफेस r का है और इसके सेंटर पे एक चार्ज है q, ठीक है, पॉजिटिव है, क्वेश्चन में पहले दे रखा है पॉजिटिव चार्ज है, और इसी के सेंटर से 2r डिस्टेंस पर, इसका रेडियस कितना r है तो इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पर, ये मान लिया जाए इससे कितना डिस्टेंस पर है, 2r डिस्टेंस पर एक और चार्ज है q। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक सेंटर पे है और इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज है। अच्छा, q का वैल्यू दे रखा है, q का वैल्यू कितना दे रखा है, 10⁻⁻7 कूलाम। ये इन्फॉर्मेशन दे रखा था, हमने ये इन्फॉर्मेशन लिख लिया, ठीक है। 10⁻⁻7 कूलाम है। बोल रहा है कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r, ठीक है। मतलब ये जो स्फेरिकल सरफेस से कितना इन दोनों चार्जों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमको बताना है, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज है, एक सेंटर पे और एक सेंटर से 2r डिस्टेंस पर, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और इस स्फेरिकल से कितना फ्लक्स नेट पास कर रहा है वो हमको बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हमको फ्लक्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला पता है वो ये है, ई वेक्टर डॉट डी एस और क्या है, क्यू ई एन बाई एप्सिलॉन नॉट है। ई वेक्टर डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम कि हम दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, फिर पूरा इंटीग्रेशन करेंगे जिसके कारण फिर फ्लक्स निकलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमको क्वेश्चन पहले पता जाएगा स्फेरिकल जो है इसी के पास करने वाला फ्लक्स बताना है। तो सिंपल सा बात है ना कि हम क्या करें कि इसी को मान लिया हमारे गाउसियन सरफेस है, ठीक है, और गाउसियन सरफेस है ये स्फेरिकल, तो उसके अंदर कितना इनसाइड में चार्ज है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट लगा दे तो हमको उस गाउसियन सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है वो पता चल जाएगा। तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट यदि हम लगाते हैं तो इस पूरे गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो एक ही चार्ज है क्यू, क्योंकि क्यू तो बाहर है ना, तो क्यू इन कितना हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। सिंपली क्यू इन कितना बराबर है, क्यू के बराबर हो जाएगा। तो इसको यदि हम गाउसियन सरफेस मान रहे हैं और इससे पास होने वाला फ्लक्स बताना है तो सिंपली लिखेंगे क्या, फाई और क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे और कुछ नहीं करना है। इस फॉर्मूले इसके थ्रू सॉल्व करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कैलकुलेशन बन जाएगा। तो सिंपली क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट भी एक कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो हमको इसका आंसर मैग्नीट्यूड के फॉर्म बताना है तो क्या करेंगे, सबका वैल्यू दे देते हैं। तो फाई जो है हमारा फ्लक्स है और क्यू का वैल्यू 10⁻⁻7 है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना, 8.85। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट है तो इसको मैं 4π से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 4π से डिवाइड। अच्छा, तो ये 1/एप्सिलॉन नॉट, अच्छा के बराबर पता है ये 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है और यही तो है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। इसके जगह मैं के लिख सकता हूँ तो ये हो जाएगा k इंटू 4π 10⁻⁻7। ये जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने k लिख दिया। अब सबका वैल्यू लिख दो जल्दी से, तो k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू लिखते हैं लेकिन फिर उसको ऊपर डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए लिख दिया ऐसे। पाई का वैल्यू 4.314 और 10⁻⁻7।
तो ये 10 की पावर -7 है, तो ये 10 की पावर 2 बन जाएगा। और 9 चौके 36 और ये 3.14। तो हम क्या करते हैं अभी के लिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। तो 36 × 3.14, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है 113.04, 113.04। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 1.13 × 10 की पावर 5, और फ्लक्स का डायमेंशन क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलाम। तो ये जो हमारे पास फ्लक्स आया है, जो स्फेरिकल हमारे पास गाउसियन सरफेस जो था, इसे पास करने वाला फ्लक्स कितना आता है 1.13 × 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलाम। तो एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। क्या ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का? तो हाँ, ये आंसर है 1.1 × 10 की पावर 4 दे रखा है। अच्छा, 10 की पावर 2 है तो 4 बन जाएगा ना, 5 नहीं रहेगा, 10 की पावर 4 बन जाएगा ये, क्योंकि एक डेसिमल इधर में शिफ्ट करूँगा तो 10 की पावर 2 आएगा ना आगे, तो इस तरह से 10 की पावर ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर था। कहीं भी कोई दिक्कत हो कैलकुलेशन समझ सकते हो, और वीडियो पॉज करके देख सकते हो आसानी से, जो भी कैलकुलेशन का पार्ट है। कॉन्सेप्ट समझना है तो पीछे आकर देख सकते हो कि कौन सा स्टेप कैसे आया है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी हेमी स्फेरिकल सरफेस, मतलब एक तरह से जो स्फेरिकल सरफेस होता है उसका आधा हेमी स्फेरिकल हो गया। यूजिंग सिमेट्रिक आर्गूमेंट्स एंड द गॉस लॉ फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज थ्रू द सरफेस ऑफ द हेमी स्फेयर। देखो हमारे पास क्या है, एक तरह से हेमी स्फेयर मतलब अर्धगोलाकार है, ठीक है, कोई सरफेस है, और यहाँ पे चार्ज कितना है, देखो यहाँ पे दे रखा जो है कुछ इस तरह से है कि मैं अभी इसके पर जो चार्ज इसको कुछ इस तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि यदि स्फेरिकल सरफेस होता तो यहाँ पे सेंटर पे चार्ज क्यू है। यदि स्फेरिकल सरफेस होता तो सेंटर पे चार्ज क्यू है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसके किसी भी डायमीटर मतलब यहाँ से इक्वली इस तरह से कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हेमी स्फेरिकल बन रहा है। तो यहाँ पे यदि स्फेरिकल का ही पार्ट है, 50% जो पार्ट है वो हेमी स्फेरिकल है। तो चार्ज यदि सेंटर पे क्यू था, जब हेमी स्फेरिकल कट कर रहा हूँ मैं इसको 2 पार्ट में, तो यहाँ पे चार्ज कितना बन जाएगा, Q/2 बन जाएगा ये चार्ज। और यहाँ पे दिखाने के लिए क्यू है, कहने का ये मतलब है कि आधा चार्ज गॉसियन जो सरफेस हेमी स्फेरिकल सरफेस उसके अंदर है और आधा चार्ज क्या है, बाहर है, ठीक है। तो यहाँ दिखाने के लिए क्वेश्चन में क्यू कह रखा है, लेकिन एक्चुअल में है क्या वो समझो। तो वो ये है कि जो स्फेरिकल होता है जिसके सेंटर पे क्यू चार्ज, और यदि मैं इक्वली इसको हेमी स्फेरिकल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज जो है पॉइंट चार्ज वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो Q/2 ऊपर चला जाएगा और Q/2 नीचे। तो इसका मतलब है कि अब जो हेमी स्फेरिकल पार्ट है और ये इसी को मैं गॉसियन सरफेस मान लूँ तो QEN मतलब इनसाइड चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि जो ये मानना पड़ेगा कि एक तरह का स्फेरिकल था जिसके सेंटर पे Q चार्ज था। अब मैं इसको हेमी स्फेरिकल बनाना चाहता हूँ तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो चार्ज भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक Q/2 पर, एक Q/2 नीचे। तो यहाँ पे ये भी चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2। और इसी हेमी स्फेरिकल में को क्या मान रहा हूँ मैं, गॉसियन सरफेस, तो इसके अंदर कितना चार्ज आ जाएगा, तो Q/2 आ जाएगा। Q/2 ऊपर जो है वो बाहर है, वो क्या है, गॉसियन सरफेस के बाहर है, या मैं बोल दूँ हेमी स्फेरिकल के बाहर है, लेकिन Q/2 क्या अंदर है, तो इसलिए QN कितना हो जाएगा, Q/2। और हमसे पूछा जा रहा है कि कितना फ्लक्स पास होगा, तो फ्लक्स के लिए फिर से बता देते हैं, फॉर्मूला यही है कि QN/ε0। फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला है, QEN/ε0। QN का मतलब इनसाइड चार्ज फॉर द गॉसियन सरफेस, या फिर मैं हेमी स्फेरिकल सरफेस बोल देता हूँ। तो QN हमको पता है कितना है, Q/2 है, तो Q/2 ε0 है, तो ये हो जाएगा Q/2 ε0। तो ये जो चार्ज है उसके कारण कितना फ्लक्स हो जाएगा, Q/2 ε0। तो ये कॉन्सेप्ट समझना है कि Q का मतलब जो शो करने का वो इसलिए बता रहा है कि एक तरह से स्फेरिकल का पार्ट रहा होगा, अब वो Q/2 बन जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आंसर आ चुका है Q/2 ε0। एक बार मैच कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये है क्या, Q/2 ε0। चार्ज भी एक तरह से आधा होगा, ये समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और QN Q/2 बन जाएगा, और ये तो फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, स्फेरिकल वॉल्यूम है और उसके अंदर चार्ज डेंसिटी कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम पर मीटर क्यूब। तो एक तरह से स्फेरिकल ये वॉल्यूम हो गया,
और इस स्फेरिकल वॉल्यूम के लिए क्या है कि ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, एक तरह सेंटर सी, ये सेंटर ओ मान लो, ज़्यादा सही रहेगा। तो जो चार्ज डेंसिटी है रो, चूँकि वॉल्यूम है इसलिए चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय वॉल्यूम होगा, तो वो कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁴ कूलाम दे रखा है पर मीटर क्यूब, ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द वॉल्यूम एट ए 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब इसके सेंटर से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमको क्या बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्वेश्चन गॉस लॉ का है तो गॉस लॉ से ही सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, इनसाइड पहले बता रखा है, इसका मतलब जो 4 सेंटीमीटर इनसाइड ही आएगा। हमको रेडियस के बारे में कुछ बोल नहीं रखा है तो इसलिए हम रेडियस मान लेते हैं r है, और r का वैल्यू क्या है हमको पता नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो आंसर आता है वो r पे डिपेंड नहीं करता होगा, तभी तो आंसर आ रहा है ये r। तो ये मैं मान लेता हूँ 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, सब सुनिए, यहाँ कुछ थोड़ा और बड़ा बना लेता हूँ डायग्राम, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अभी भी सेंटर क्या है, यही है ओ है, तो ये 4 सेंटीमीटर वाला पार्ट है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से गाउसियन सरफेस के अंदर ही 4 सेंटीमीटर सेंटर से पास करने वाला एक मैंने क्या बना लिया, स्फीयर बना लिया। हमारा ये कंप्लीट है इस स्फेरिकल जिसके लिए रो डेंसिटी, तो इसका मतलब है कि पूरे के लिए इक्वली होगा डेंसिटी। स्फेरिकल जो क्या कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो दे रखा है, तो किसी भी पार्ट में चले जाए स्फेरिकल के लिए सेम होगा। तो क्या है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि जैसे कि मान लिया जाए कोई स्फेरिकल सरफेस है जो गाउसियन सरफेस भी है हमारा, और कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, वो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा, कई सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाएगा। तो उसे पास होने वाला यदि मुझे फ्लक्स लिखना है तो ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो स्फेरिकल हमारे पास गाउसियन सरफेस है उसके लिए एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होता है, वो भी क्या होता है, इसी डायरेक्शन में होता है, जो 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इसका मतलब है जो गाउसियन सरफेस के लिए फ्लक्स मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, ई वेक्टर डॉट डी एस, और ई वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या है, मतलब जो सरफेस है उसके जस्ट उसको क्रॉस करने वाला एक तरह से परपेंडिकुलर लाइन है, और एरिया नॉर्मल वेक्टर भी इसी के ही अलोंग है, वो भी सेम डायरेक्शन में है 90 डिग्री पर। तो इस तरह से मैं सिंपली लिख सकता हूँ ई इंटू एरिया, चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो डायरेक्ट ई डॉट डी एस तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ई इंटू एरिया। अच्छा, एरिया कितना होता है यदि मैं स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ले तो 4π², तो ई इंटू 4πr² हो जाएगा, जो भी इसका एरिया स्मॉल आर मान लियो तो स्मॉल r² हो जाएगा। अच्छा, ये एक बात तो फिक्स है कि जो गाउसियन सरफेस हमारा इनिशियली मान है उसका रेडियस r है, और उसी के अंदर कोई 4 सेंटीमीटर का हमने एक और अदर गाउसियन सरफेस बना दिया है, ठीक है। लेकिन ये तो बात पता है कि r का वैल्यू 4 सेंटीमीटर से तो बड़ा है, r का वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर से बड़ा है, ये क्वेश्चन पहले बता रखा है। और मैंने एक छोटा सा इमेजिनरी एक और गाउसियन सरफेस बना लिया, ठीक है। तो हमको बताना है कि इसे जो सेंटर से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसको बताने के लिए क्या करेंगे, यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो फाई बराबर इस वाले गाउसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो यदि मैं r² के जगह 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दूंगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो मेरा गाउसियन सरफेस बना है, एक तरह से जो गाउसियन सरफेस है ये, ठीक है, गाउसियन सरफेस है, तो इसके लिए मैं फ्लक्स क्या लिखूंगा, E 4πr²। अच्छा, r की जगह मैं क्या मान लूँ कि ये जो वैल्यू r हो जाए, तो r बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और E क्या है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे, चूंकि गाउसियन सरफेस है और स्फेरिकल है तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, चूंकि सारा डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पर है, स्फेरिकल है ना, तो सारा डिस्टेंस सेम है, तो इस तरह इसके हर एक सरफेस वाले पॉइंट पे ई सेम होगा, ठीक है ना। इसी तरह का ये डायग्राम है। तो r बराबर 4 सेंटीमीटर। अच्छा, फ्लक्स बराबर तो एक और फॉर्मूला पढ़े हैं, वो क्या है, फ्लक्स बराबर हम पढ़े हैं QEn/ε0। तो हमने जो r बराबर 4 सेंटीमीटर का ये ड्रॉ किया जो है, इसके लिए कितना इनसाइड में चार्ज है वो भी पता करना होगा। तो इनसाइड में कितना चार्ज है पता कैसे करेंगे, तो QEn लिखते हैं। तो मैं QEn बराबर क्या लिख सकता हूँ, चूँकि ये स्फेरिकल है और इसके लिए चार्ज डेंसिटी पता है, तो स्फेरिकल के अंदर सब जगह इक्वली चार्ज सेम चार्ज डेंसिटी है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूँगा, तो लिख दूंगा रो 4/3πr³ इंटू रो, ठीक है। तो इसके अंदर कितना चार्ज आ जाएगा, तो 4/3πr³ इसका पूरा वॉल्यूम, और इसके अंदर जो डेंसिटी है चार्ज वो रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से रो भी क्या कहते हैं हमको QEn भी पता चल गया। तो मैं फ्लक्स बराबर लिखूंगा QEn/ε0,
और क्यू इन की जगह क्या दूंगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू तो 5, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। तो ई बराबर लिखूंगा 4 पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 पाई जो है 4 पाई से, एक मिनट क्या हो गया, ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। अच्छा, ये आर स्क्वायर आर क्यू है तो ये भी कटेगा, तो आर क्यू से तो केवल आर बचेगा, और भी कुछ कट रहा है क्या, तो मैं ये जो टर्म उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ई की तरफ क्या बचा, केवल ई 4 पाई आर स्क्वायर से, तो ये 4 पाई आर क्यू करके तो आर बचा नहीं, इधर कुछ और नहीं बच रहा है, इधर तो 1 में लिख सकता हूँ। इधर क्या बच रहा है, आर और रो बच रहा है, आर और ये रो, और नीचे क्या बच रहा है 3 है और एप्सिलॉन नॉट है, तो ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमको पता क्या करना था, हमको पता करना था कि इसके आर इक्वल सेंटर से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे हर एक पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही ई है। ठीक है, तो ई है और ये आर का वैल्यू पता है कितना है 4 सेंटीमीटर, रो का वैल्यू भी पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है। तो इस तरह से मैं ई निकालने के लिए क्या लिखूंगा, इसी टर्म को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ई बराबर में मुझे लिखना है, ई बराबर लिखना है, तो ई बराबर लिखूंगा आर इंटू रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो आर का वैल्यू कितना 4 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 10⁻² से मल्टीप्लाई। अच्छा, रो का वैल्यू पता है 2 × 10⁻⁻4 है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, तो इस तरह से ये 10⁻⁻12 पड़ जाएगा, तो +1 जाएगा 10⁻12, तो जो भी पावर है 10 का वो उसको सॉल्व कर ले तो वो आ जाएगा -6 ऊपर जाएगा, तो ये +6 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है, कैलकुलेटर यूज करना होगा। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, उसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर आता है 0.301, तो इसको और अच्छे से लिखना है 3.01 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। तो इसका मतलब इसके सेंटर से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 3.01 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था, एक बार मिला लेते क्या ये आंसर है 3.01। ठीक है, डेसिमल के बाद ये इन्होंने लिखा नहीं है, 3.0 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। तो क्वेश्चन नंबर ई का ये आंसर हो गया। गॉस लॉ का यूज करते हुए आंसर इजीली सॉल्व कर चुके हैं। ये E.ds लगा दिए, चूँकि एरिया और जो एरिया नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सेम आया था, इसलिए डायरेक्ट हमने लिख दिया। और उसके बाद फ्लक्स बराबर पता है Q/ε लगा दिए कि अंदर कितना चार्ज है, तो वो कैसे पता किए, तो पूरा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और दोनों को बराबर कर दिए। ये जो रिजल्ट आया इसके बराबर कर दिए, इस तरह से ई का वैल्यू निकालिए, तो ये सिंपली आ गया। कहीं भी दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन देख सकते हो, कॉन्सेप्ट समझना है तो पीछे आकर के देख सकते हो कि कौन सा स्टेप कैसे आया। तो क्वेश्चन 9 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन 10 सॉल्व करते हैं।